यहाँ देखिए 15% है और 10% है। तो 15% और 10% को आपको देखना है पहले। तो 15 + 10 और -15 × 10/100 ऐसा हम पहले बताए हुए हैं आपको। तो ये दोनों 25 आएगा, जब इसको भाग देंगे तो ये 1.5 आ जाएगा, अर्थात 1.5 घट जाएंगे तो 23 पॉइंट यहाँ पे आ जाएंगे 5। अब 23.5 और 5 को लेना है, तो 23.5 + 5 -23.5 इंटू हो जाएगा आपका 5 अब बटे 100 हो जाएगा। इस तरह से आप निकालेंगे तो ये आप देख लीजिए 23 × 5 = 28 होता है, लेकिन ये घट करके आपका 27 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। ये 26 तो होगा नहीं, ये 27 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। इसका देख लीजिए करके घटा करके, इस तरह से आपका आ जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ आपसे क्या बोला है, आपसे बोला है ये कि एक धनराशि पर इस % से साधारण ब्याज कितने वर्षों में मूलधन के बराबर हो जाएगा। तो मूलधन के बराबर होने का मतलब है कि 100 रुपया का राशि 100 रुपया हो जा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में 100 रुपया का राशि जब 100 रुपया हो रहा है, तो सिंपली आप 100/100 आप दर को नीचे रख देंगे, तो 25/4 बार चौक 48 और 2 50/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 50/4। तो 4 से ऊपर चला जाएगा। अब 50 से 2 मरतबे काट देंगे, अर्थात 8 वर्ष में ये हो जाएगा। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। जब भी ऐसे सवाल आए, इसी तरीके से देख लेना है कि कितना गुना हो रहा है, तो बराबर हो रहे हैं। तो ब्याज जो है मूलधन के बराबर होने का मतलब ये हुआ कि 100 रुपया का राशि 100 रुपया होगा, बस 100 से भाग कर देना है। अगर 2 गुना होता तो 200 हो जाता। इस तरह से ध्यान रखना है कि ब्याज कितना हो रहा है। इस पर ब्याजे पर आपको ध्यान रखना है कि ब्याज कितना हो रहा है, उसके ऊपर आपको डिपेंड करना है। यहाँ देखिए, यहाँ पूछा है कि एक निश्चित राशि पर 10% प्रति वर्ष के दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज। जब भी 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर रहेगा, तो आप परसेंटेज को यहाँ ले लीजिए। इतना परसेंटेज को अगर लेंगे तो 10/100 करेंगे तो इस आ जाएगा 1/10। इसका कर लीजिए स्क्वायर, इंटू में कर लीजिए आपको नहीं, बराबर में आपका हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा इंटू में p मान लीजिए, या बराबर में हो जाएगा 200। जब इसको हल कीजिएगा तो ये जा करके 100 से गुना हो जाएगा इसमें, क्योंकि यहाँ स्क्वायर करने पर p बटे आ जाएगा 100 और बराबर में 200 है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो p बराबर आ जाएगा 20,000। 20,000 इसमें ऑप्शन में दिया है डी में। इस तरह से आंसर हो जाएगा डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है आपका 86। 86 को देखिए, तो 86 में आपको क्या करना है सो देख लीजिए। 86 में बोला 36 संख्याओं का औसत 45 है और बाद में यह पाया गया कि 84 गलती से 48 पढ़ लिया गया। तो आप देख लीजिए कि कितना कम पढ़ लिया गया। तो दोनों का अंतर कीजिएगा तो आपको 36 कम पढ़ लिया गया है, और 36 जब कम पढ़ लिया गया और लोग कितने हैं 36, तो इसका मतलब है कि सबका एक एक घट गया। 36 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, इसका मतलब सबका एक एक घट गया, मतलब एवरेज में 1 की कमी हो गई। 36 से भाग कीजिएगा, जितना आएगा भाग देके वही आपको उसमें क्या करना है, ऐड कर देना है, क्योंकि वो घट गया है, कम लिख दिया गया। अगर ज़्यादा लिख दिया होता तो घटा देना है, अगर कम लिख दिया तो जोड़ देना है। तो कम लिखा है तो इसका मतलब है 45 में 1 जोड़ देंगे, 46 का राइट आंसर हो जाएगा। तो चंद मिनटों में, मतलब मिनटों नहीं लग रहे हैं और हल हो रहे हैं। तो हमारे ख्याल से अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो 100% आपका 25 में 20-22 स्कोर हो जाएगा। जिसका 20-22 स्कोर होगा उसी का रिजल्ट आएगा, याद रखिएगा। इसीलिए तरीके सीखिए किस तरह से बनाए जाएंगे। जरूरी नहीं कि पूरा आप पढ़ लिए, जरूरी यह है कि आप कम से कम पढ़ करके भी तरीके सीख सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, आगे प्रश्न है आपसे बोला है कि उस सबसे छोटी संख्या में अंकों का योग ज्ञात कीजिए जिसे 12 और 16 और 54 से भाग देने पर शेषफल 7 आता है और 13 से विभाजित हो जाता है। तो सबसे पहले ऐसे प्रश्न के लिए जितना भी डिजिट यहाँ पे दिया है उसका एलसीएम लेते हैं। यहाँ पे एलसीएम अगर 12, 16 और 54 का लेंगे तो आप देख लीजिए कि कितना इसका आएगा। तो 12 हो गया, तो 12 में कितने आएंगे, 3 गुने 2 गुने 2 आ जाएगा। फिर इस तरह के 16 में आपको आ जाएगा 2 गुने 2 गुने 2, और उसके बाद आपका 54 में अगर करते हैं तो 3 गुने 3 गुने 3 गुने 2।
इतना आ गया ना। सबसे पहले देख लीजिए कि सबसे अधिक 2 इसमें आया है, तो इस तरह 16 तो आएगा ही आएगा। और उसके बाद आपका 3 लेना है, तो 3 3 बार आया है, तो 27 तो आएगा ही आएगा। उसके बाद 3 और 2 के अलावा कुछ नहीं आया, तो इसका मतलब है इसी का गुना एलसीएम हो गया। एलसीएम गुना करेंगे तो 2 आएंगे और 32 और 4 36, 16 दूना 32 और 4 36, 200 362 आ रहा है। कितना आ रहा है? 16 सत्ते नहीं, 16 सत्ते 112, 2 आएंगे, 11 जुड़ेगा। हाँ 11 जुटेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 32 और 11, कितने आएंगे? यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, 432 आ जाएंगे। अब 432 तो आ गया, 432 आ गया, लेकिन क्या 432 में 7 जोड़ने के बाद 13 से भाग लग रहा है? अगर नहीं लग रहा है तो इसका मतलब है कि वो नहीं है, मतलब 432 से हमारा काम नहीं चलने वाला है। अब क्या करना है, 432 को 2 से गुना कर देना है, तब 7 जोड़ना है, एक बार फिर दोबारा करना है। जैसे ही 432 का कीजिएगा तो 800 आ जाएगा 64, और इसमें 7 जोड़ दीजिए और 13 से भाग लगाइए, लग जाएगा। ठीक है, इसको अगर एक ऐसा करते हैं तो 871 आ जाएगा। 871 में आप 13 से भाग लगाइए, 100% लग जाएगा। और लग जाएगा तो इसका मतलब है कि ये वही संख्या है जो आपसे बोला गया है। ठीक है, 4 यहाँ पे आ जाएगा 400 871 में 13 से भाग लग रहा है। अब 13 से भाग लग रहा है तो इसको जोड़ दीजिए। बोला है कि उन अंकों का योग क्या ज्ञात करना है, संख्या नहीं ज्ञात करना है, अंकों का योग। तो 8 और 7 15, 15 1 16, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएंगे? बी। क्यों बी हो गया तो मैंने बता दिया। पहले आपको एलसीएम निकालना है, एलसीएम के बाद 7 जोड़ देना है, 13 से भाग लगाना, नहीं लगा तो फिर दुगुना करना है, फिर 7 जोड़ना है, फिर 13 से भाग लगाना है, फिर नहीं होता तो 3 गुना करते हैं, ऐसे करके निकालना है। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना जल्दी आ जाए। ठीक है, ये तरीका यही है जल्दीबाजी में हल करने का। ठीक है, आगे देखिए। ऐसे प्रोसेस से तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो लंबा प्रोसेस में जाने से अच्छा है कि आप कम ही प्रोसेस को इस्तेमाल कीजिए। आगे यहाँ देखिए, अंक 307 में प्रत्येक अंक को केवल एक ही बार प्रयोग करके बनने वाली सभी संभावित संख्या। तो अब 3 जीरो, अब को 3 लिख लीजिए, 0 लिख लीजिए, 7 लिख लीजिए। 3 से स्टार्ट कीजिए, तो 3 से स्टार्ट करने से 307 आ जाएगा। दूसरी संख्या 0 से कभी स्टार्ट नहीं होता है, 3 अंकों की वाली नहीं बनेगा, तो हम 7 से स्टार्ट करेंगे। 7 से स्टार्ट करेंगे तो 7 3 0 हो जाएगा। अब इधर से हम तो चल लिए, इधर से चल लिया, अब इधर से चलेंगे, 7 से स्टार्ट करेंगे तो 7 7 0 3 हो जाएगा। और उसके बाद 3 7 0 हो जाए, 3 3 7 0 हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख लीजिए कि 4 गो संख्या बन रहा है, और चारों को जोड़ने से कौन सा अंक आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 300, 3 7 7 14, 14 और 6 20, 2000 से तो ऊपर ही आएगा। अब या तो आपका 2000 2100 10 होगा, या तो 2200 होगा, तो कौन सा होगा देख लीजिए कौन आएगा। 2110, 2110 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जोड़ करके आ जाएंगे। तो ये सवाल आसान थे, बशर्ते कि थोड़ा सा कैलकुलेटिव नेचर का था। अब यहाँ देखिए, बोला 12 मीटर 95 सेंटीमीटर लंबे और 3 मीटर 85 सेंटीमीटर चौड़े कमरे की छत को पक्का करने के लिए आवश्यक वर्गाकार टाइलों का न्यूनतम संख्या, मतलब कै गो वर्गाकार टाइल लाएंगे। तो ऐसे प्रश्न बनाने के लिए ये 1295 है, तो 1295 यहाँ लिख दिए, और यहाँ 3 मीटर है और 85, तो 385 हो गया। अब ये दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। ठीक है, और एलसीएम जब लीजिएगा तो एलसीएम जो भी आएगा वो वर्गाकार टाइल की भुजा आ जाएगी, वर्गाकार टाइल की भुजा। और वर्गाकार टाइल की भुजा जब आएगी तो आपको क्या करना है कि दोनों का गुना कर देना है, और जो वर्गाकार भुजा आएगा भुजा का स्क्वायर कर देना है। जो भी मौसा आएगा, एलसीएम नहीं एचसीएफ निकालना है, सॉरी माफ कीजिएगा, यानी एचसीएफ निकालना है। और एचसीएफ निकालने के बाद जो भी एचसीएफ आएगा वो आपको क्या करना है कि वो भुजा आ जाएगा, तो भुजा का स्क्वायर से भाग कर देना है, टाइलों की संख्या आ जाएगा। भुजा के स्क्वायर से भाग कर देना है, क्या कर आ जाएगा, टाइलों की संख्या। ऐसा करने से आपको 407 आ जाएगा। करके आप देख लीजिएगा, इनको एलसीएम नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि हमको रीजनिंग भी आगे करना है। तो आप करके खुद से देख लीजिएगा, इसका राइट आंसर 407 होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, और अगला प्रश्न में आपसे बोला है कि एक्स का मान क्या होगा।
तो ऐसे प्रश्न में देख लीजिए कि यहाँ पे कितने 5 है, तो पाँचों की संख्या यहाँ 5 है, तो अब 5 ऑलरेडी यहाँ दिया है तो यहाँ पे पावर 25 हो जाएंगे, और यहाँ पे 3 है तो यहाँ पावर 15 हो जाएंगे, और यहाँ पे पावर यहाँ 1 है तो यहाँ 1 माइनस में हो जाएगा। तो अब देख लीजिए कितना आ रहा है 40 में 40 में यहाँ पे देख लीजिए कि 40 में एक घट जाएगा, तो यानी 39 आ जाएगा। 5 के पावर यहाँ पे 39 आ रहे हैं, लेकिन यहाँ क्या 5 5 के हम पावर x पूछा है नहीं, यहाँ पे 125, तो 125 में 5 के पावर 3 और उसका पावर x, तो 3 और x का गुना हो जाएगा, ये 5 से 5 कट गया, 3x बराबर 39 है, तो x का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा समझ सकते हैं, 13 आ जाएगा। 13 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, और नेक्स्ट प्रश्न आप देखिए। अगला प्रश्न है कि साइन थीटा प्लस इतना और कॉस थीटा इतना। तो याद रखिएगा कि साइन को कॉस या कॉस को साइन में बदलने के लिए अगर हम कॉस को साइन में बदले तो साइन 90 माइनस थीटा होता है, साइन 90 माइनस थीटा, ऐसा आपने पढ़ा होगा। तो साइन 90 माइनस थीटा, इसका मतलब हो गया कि थीटा की जगह यहाँ 5 है तो 5 थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 थीटा। तो 5 थीटा इसके बराबर में क्या होगा? साइन इंटू थीटा प्लस 30 डिग्री। अब यहाँ पे साइन से साइन कट गया क्योंकि इंटू में है। अब यहाँ पे ये 30 डिग्री इधर आ जाएगा तो घट जाएगा, और ये थीटा 5 आ जाएंगे तो जुड़ जाएंगे क्योंकि यहाँ माइनस में है। तो 6 थीटा इक्वल टू आ जाएगा 60। जब 6 थीटा इक्वल टू 60 है तो 1 थीटा का मतलब 10 हो जाएगा। 1 थीटा का मतलब 10। 1 थीटा पूछा है, थीटा की वैल्यू क्या है? तो 10 है, थीटा की वैल्यू हो जाएगी 10। अगला प्रश्न देखिए 92 है। 92 धातु के 3 घन जिनकी भुजाएं क्रमशः 6, 7, 8 और 10 सेंटीमीटर है। तो बस आपको जब भी इस 3 घन वाले को पिघला करके अगर एक घन बनाया जाता है तो घन की भुजा या घन का आयतन या घन का क्षेत्रफल जो भी पूछेगा तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले इन तीनों का क्यूब कर लेना है और तीनों को जोड़ लेना है। तीनों को घन इसका और इसका घन करके और क्यूब करके अगर जोड़ते हैं तो 1728 आ जाएगा, और 1728 किसका घन है? तो ये घन 12 का है। इस तरह से अगली की भुजा क्या हो जाएगी? आपको 12 आ जाएगा। याद रखिएगा क्या करना है, तीनों का घन कर लेना है और घन करने के बाद जोड़ देना है, जोड़ने के बाद 1728 मिलेगा। जैसे ही 1728 मिल गया तो इसका मतलब है कि 1728 किसका क्यों है? 12 का। तो ऐसे सवाल ऐसे बनाए जाते हैं, हमेशा याद रखने की जरूरत है। आगे यहाँ देखिए, आगे आपसे पूछा है कि भाई ट्रेंगल बी ए सी, अर्थात बी ए और सी, बी ए सी का मान पूछा है कि बी ए सी मतलब इसका मान क्या आएगा। तो सबसे पहले एक इसमें दे दिया है कि जितना ए बी है उतना ही ए सी है, अर्थात ए बी का मान जितना है उतना ही ए सी का मान है। तो इसका मतलब एंगल बी और एंगल सी बराबर होंगे, अंदर का एंगल ए और एंगल बी और एंगल सी, क्योंकि ए बी भुजा अगर ए बी और ए सी बराबर है तो इसका मतलब है कि जिस पर वो पड़ रहा है वो भुजाएं दोनों आपस में बराबर होंगे। अब ऐसी परिस्थिति में यहाँ आप कोई भी लाइन का अगर एक लाइन अगर आप उस पर एक रेखा खींच दे तो यहाँ का कोण अगर आपको पता है तो यहाँ का कोण आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? क्योंकि एक लाइन का कोण 180 डिग्री होता है, और 180 डिग्री अगर होता है तो ये काट दिया 125, कितना काट दिया? 125। तो 180 में से 25 घटा देंगे, वो आपका 55 आ जाएगा। तो 55 आपका इधर वाला अंदर वाला आ जाएगा। तो जस्ट लाइक यहाँ भी वही बात है, यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ 55 काटा गया है तो यहाँ पे आ जाएगा 125 काटा तो 55 आ गया। तो जब ये 55 है तो ये भी तो 55 ही होगा। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं कि कौन सा आंसर होने वाला है। अगर आपसे ये पूछता तब भी आप बता देंगे, क्योंकि आपको पता है कि 2 ट्रायंगल पता हो तो तीसरा ट्रायंगल 180 में से घटा के निकालते हैं। तो दोनों को जोड़ लेते हैं। और हाँ, कौन पूछा है? बी ए सी। तो बी ए सी पूछा है तो इसका मतलब है कि बी नहीं पूछा है। 55 ये 55 है तो ये भी 55 होगा। ठीक है, तो 55 55 110 के बाद घटा लीजिए, 70 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 70। जब ए पूछा है तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे समझ में, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ पे बोला है कि 3 गो बैग है जिसमें एक बैग है जिसमें 5 रुपये, 10 रुपये और 20 रुपये के मूल्य के सिक्के हैं, जो कुल मिलाकर के 240 रुपया पुरता है। मतलब जब सब सिक्का को जोड़ते हैं तो 240 रुपया पुर रहा है। सिक्के का जो है ना रेशियो दिया हुआ है 2, 3, 5, अर्थात एक 2x 5 रुपया का सिक्का है, और 3x आपका 10 रुपया का सिक्का है, और 5x जो है ना 20 रुपया का सिक्का है।
तो आप मूल्य निकाल सकते हैं। मतलब 2x सिक्का 5 रुपये का हो तो 2 पंचे 10x, कितना आ गया 10x। उसी तरीके से आप 10 तिहाई 30x, उसी तरीके से 20 पंचे 100x, 100x होगा ना। अब इस तरह से देख लीजिए कि 140x बन 100 140 आ रहा है। 1 मिनट देख ले रहे हैं। यहाँ बोला है कि 5 रुपये 10 रुपये के मूल्य के सिक्कों की संख्या दिया हुआ है 2 3 5। तो 5 5 दूना 10 हो गया, और उसके बाद है 10 तिहाई 30 हो गए, तो 40 हो जाएंगे, और 20 पंचे 100, तो कितने आ जाएंगे 140। अर्थात 140 कुल मूल्य हमको आ रहा है 140x। तो क्या पूछा है, तो बैग में कुल कितनी धनराशि है, बैग में कुल कितनी धनराशि, सिक्कों की कुल संख्या इतना है। अच्छा 1 मिनट, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मूल्य की संख्या नहीं दिया है, बल्कि यहाँ सिक्कों की संख्या दिया हुआ है। कितना दिया है, सिक्कों की कुल संख्या। मूल्य हम सॉरी हम मूल्य समझ लिए थे, यहाँ पे कुल सिक्कों की संख्या है। तो सिक्का तो यहाँ पे ऑलरेडी अनुपात दिया है, तो यही सब जोड़ करके बराबर में कर देंगे। तो डायरेक्ट 3 2 5 5 10, 10x बराबर 240 हो जाएगा। तो 1x का मान आ जाएगा आपको 24। कितना आ जाएगा 24। आपसे पूछा क्या है, तो बैग में कुल कितनी धनराशि है। तो कुल कितनी धनराशि, तो आपको पता हो गया कि यहाँ पे 2 गो है, तो 2 का मतलब 24 दूना 48 सिक्का हो गया 5 रुपया का। उसी तरीके से 72 सिक्का हो गया 10 रुपया का, और उसी तरीके से आपको 120 सिक्का हो गया 20 रुपया का। तो आपको सभी सिक्के पते चले गए। अब देख लीजिए कि ये तो पता हो गया कि भाई सिक्का इतना है, इतना है, इतना है। तो 5 रुपये का सिक्का अगर 48 गो है तो कितने रुपया में बदल जाएंगे, तो वो रुपया बदल जाएंगे आपको 240 रुपया में बदल जाएंगे, क्योंकि पचटकिया अगर 48 को पंचटकिया है तो आपको 240 रुपया है। उसी तरीके से 10 टकिया आपको 72, तो 720 रुपया यहाँ पे है। और उसी तरीके से 20 रुपये का सिक्का अगर आपको 120 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 12 दूना 24, 2400 होगा। कितना होगा 2400 होगा। 240 कैसे आएगा, 2 रुपये का सिक्का होगा तब 240, 2400 होगा। तो 2400 यहाँ हो गया, 700 यहाँ हो गया, कितना हो जाएगा 24 7 31, 3120, और यहाँ पे 240 है। कितना हो जाएगा टोटल 3360 कहीं दिया है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में दिया है ना। तो इस तरह से आपको आ जाएगा। तो क्या दिया है देखिए, यहाँ मूल्य दिया रहता तो हम पहले बना रहे थे उस तरह से बनता, लेकिन यहाँ मूल्य का नहीं दिया है, सिक्कों का कुल संख्या दिया है, मतलब सिक्का को जोड़ के दिया है। तो इस तरह से आपको बनाना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, और नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि 2 सिक्के का मासिक अनुपात ये दे रखा है, मासिक आय दे रखा है 2 व्यक्तियों का, और व्यय दे रखा है, बचत दोनों का 50 है। तो यहाँ पे देखिए ऐसे सवाल बनाने के लिए जल्दी कैसे हल करेंगे, तो 4:5, उसके बाद 7:9। क्या दोनों, यहाँ दोनों का अंतर दोनों बगल देखिए सेम है, दोनों का अंतर सेम नहीं है। अब नहीं है तो इसका मतलब है कि बचत हमको सेम करना है। अब सेम करने के लिए हम जब इसमें 2 से दोनों में